लेडीज के लिए यानी बैकवर्ड क्लास के लेडीज में, शेड्यूल कास्ट लेडीज में उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी लिटरेसी ये भी साक्षरता भी कम है। वो कम रहने के वजह से और सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, मैं एक पार्टी बोल के नहीं बोलता, सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। अरे सुनो, तुमको अरे आप टिकट 1/3 टिकट देते वक्त बैठिए, यहाँ 1/3 की बात चल रही है, यहाँ 1/3 की बात चल रही है। तो सुन रहे थे आप मल्लिकार्जुन खड़गे, और यहां अपनी बात रखते हुए और अपनी आशंकाओं को, जो कुछ हो सकता है, जो कुछ होता रहा है महिला आरक्षण पे, उन तमाम बातों को यहां रखते हुए, लेकिन टोका टाकी और शोरगुल तमाम चीजें होती रही और मल्लिकार्जुन खड़गे बीच बीच में बहुत व्यवधान झेलना पड़ा। व्यवधान झेलने की नौबत उनसे आती है और वो कह भी रहे थे कि मुझे लगातार बोलने नहीं दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे नए मतलब सेंट्रल विस्टा में राज्यसभा में बोल रहे थे और यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में भी नए भवन में बोले, यानी कि आज 3 जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, 3 जगह खड़गे साहब और 3 जगह माफ करें 2 जगह खड़गे साहब और 2 जगह अधीर रंजन चौधरी। तो आप लोग भी सुन के मोदी जी को थक गए होंगे, इसलिए दोबारा नहीं सुना रहा हूं, पा तो रहा हूं लेकिन सुना नहीं रहा हूं। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बिल पेश किया गया है वो बिल यहां सामने आपको दिखा रहा हूं, हमारे बिल्कुल बगल वाले स्क्रीन पे जरा इसको। और बिल है और इस बिल में जो 6 पॉइंट है उसमें यह साफ साफ है कि ये परिसीमन के बाद लागू होगा। 6वां पॉइंट बहुत छोटा है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन चलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे उसमें आपको किसी तरह दिखाई दे। ये 6 जो है ये 2023 का है, इसमें पॉइंट्स छोटा है, लेकिन चलिए इस पे हम लोग बात करेंगे आगे, जब चर्चा करेंगे ये सब हम दिखाएंगे। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को आज, देखिए 18 तारीख, आज की तारीख नहीं है, 19 तारीख है, और ये 18 तारीख की डेट में इस बिल को बनाया गया है। यही बिल के केंद्रीय कैबिनेट ने पास किया और उसके बाद आज तो वहां लोकसभा और राज्यसभा में दिया गया। कल 7 घंटे का समय लोकसभा में दिया गया है इस बिल पर चर्चा के लिए, और पास उसके बाद इस बिल को कराने की कोशिश होगी। बहुत कुछ और भी है, लेकिन इस बिल के जरिए, और इतना ही नहीं, इस पूरे सेंट्रल विस्टा के जरिए प्रधानमंत्री ने अपनी ही पार्टी को क्या फंसा दिया है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। बहुत कुछ है इस पिटारे में, बहुत कुछ है, और हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, जेपी सिंह साहब एक अंतराल के बाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपी सिंह साहब आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका स्वागत करता हूं। महिला आरक्षण बिल की बात हो रही है, और शुरुआत में मीनू जी आपसे ही करना चाहता हूं। कितनी खुश हैं मीनू जी आप? जी खुशी तो होना ही चाहिए, स्वाभाविक है कि एटलीस्ट प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के 33% मुद्दों के प्रति जरा भी संवेदनशील नहीं है, और वो बात मैं आपको बाद में बोलूंगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो ये किया है, जो आज ये अनाउंसमेंट किया है, मैंने इसको कल ही बोल दिया था जब ये बात आई थी। तो मेरा ये मानना है कि ये ऐसे ही है जैसे अच्छे दिन आएंगे वाला जुमला था ना, वो, या 15 लाख हर एक के खाते में आएंगे, वो, ये उस तरह का एक जुमला और उछाल दिया उन्होंने, जो कि आपने ही बताया कि इतना विरोधाभास से भरा हुआ है कि उसमें उस एक, आप कह रहे हैं कि आधी आबादी है, उसके आरक्षण की बात कर रहे हैं, उस आधी आबादी में से बहुत 3/4 आबादी को तो आपने निकाल ही दिया है। पिछड़ी महिलाओं को, जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, उनका तो आपने नाम ही निकाल दिया है।
उन्होंने बड़ी होशियारी से क्या किया है कि जो पुराना जो राज्यसभा में अभी पारित बिल पड़ा हुआ है, वो जो यूपीए के टाइम का 2010 का, वो लोकसभा में क्यों नहीं पास हो पाया? केवल इस पिछड़ी जाति की महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान ना होने की वजह से ही उसमें दिक्कत आई। तो मोदी जी ने क्या किया, उस इलाके, उस एरिया को ही काट के फेंक दिया कि जिस वजह से विवाद हुआ था उसे ही निकाल दो तो बड़ा आराम रहेगा ये करने में, पास करने में। लेकिन इससे क्या होगा, उल्टे पास भले ही करवा लेंगे। ये देखिए प्रचंड बहुमत है यहाँ पे भी, और राज्यसभा में भी डरा धमका कि जो लोग पास नहीं मानेंगे ईडी, आईटी, सीबीआई वगैरह छोड़ के उनके ऊपर, और वो चौथे दिन तक वो पास हो जाएगा। हो सकता है कल ही पास हो जाए क्योंकि सब डरे बैठे हैं। तो ये पास तो हो जाएगा, लेकिन फायदा क्या होगा इसका? कुछ नहीं। जो कहा जा रहा है कि ये एक ऐसे बैंक का चेक फाड़ के दे दिया है महिलाओं के नाम पे, उस बैंक के नाम पे जो कि दिवालिया होने जा रहा है। मतलब आपको पता ही नहीं है, अभी यही नहीं पता है कि कितनी आबादी है महिलाओं की आज इस वक्त देश के अंदर, उसमें जिनको आरक्षण देने जा रहे हैं उनको किस तरीके से आप आरक्षण देंगे। और दलित, पिछड़ी और पिछड़ी महिलाओं को तो बिल्कुल ही निकाल दिया आपने। आप अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को भी आपने इसमें से बिल्कुल बाहर निकाल दिया है। लेकिन उनकी ये असंवेदनशीलता महिलाओं के प्रति समझ में आती है, क्योंकि मोदी जी जिस कहने के लिए मेरे ख्याल से समय मेरे लिए तो बिल्कुल उचित है कि मोदी जी अपने निजी जीवन में ही देख लीजिए महिलाओं के प्रति कितने संवेदनशील है। एक महिला के प्रति मुझे तो ऐसा लगता है कि एक को छोड़ के बाकी सबके प्रति है, ऐसा दिखा रहे हैं वो। लेकिन कितने संवेदनशील है ये बात मणिपुर से पता चल गई थी। ये बात आपको बृजभूषण शरण सिंह, जो अभी भी संसद में बैठे हैं, जो ये 33% आरक्षण दे रही है, उसी में भाजपा का सांसद वो बैठा है जो महिला पहलवानों का यौन शोषण करता है, और मोदी जी समेत पूरी सरकार चुप बैठी रहती है। और उसके अलावा आप मणिपुर का मुद्दा देख लीजिए, आप बिल्किस बानो का मुद्दा देख लीजिए, आप कठुआ का मुद्दा देख लीजिए, आप कौन सा मुद्दा ऐसा नहीं है, हाथरस का, उन्नाव का, जिसमें कि मोदी जी बोले हो, या ये जो महिलाएं दिखाई दे रही हैं जो बैठी हुई है, जिनको कहा जा रहा है कि ये अगर बन के आ जाएंगी महिलाएं तो पता नहीं महिलाओं का जीवन में क्या जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। राजीव जी, मैं मानती हूँ कि ये महिलाओं का जब तक राजनीति में भागीदारी नहीं मिलेगी, बहुत अंतर नहीं आने वाला है। लेकिन आप देखिए जो ये महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, या देश की जो राष्ट्रपति है, या जिन निर्मला सीतारामन को वो दिखा के बात कर रहे हैं अभी कि देखिए आप उनसे झगड़ा कर रहे हैं खड़गे जी से, वो महिलाएं हैं जो कुछ भी महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार हो जाए, कोई उत्पीड़न हो जाए, यौन उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा, या महिलाओं के अधिकारों के लिए कभी बोलती हो ये महिलाएं? आपने कभी सुना इनको बोलते हुए? कभी भी नहीं सुना है। और उस सरकार का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहता हूं। साफ बात है कि और मुद्दे उनके पास है नहीं, हारने का डर है, कोई भी चाल काम नहीं आ रही है। कभी इंडिया वर्सेस भारत लाते हैं, तो कभी सेंगोल ले आते हैं उठा के, कभी अपने आप संविधान बदलने की बात करते हैं। तो जो पब्लिक डिस्कोर्स है वो कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है इस चीज को, क्योंकि उनका पब्लिक का दिमाग पूरा महंगाई और बेरोजगारी पर लगा हुआ है। तो उन्होंने ये मुद्दा उछाल दिया। अब मुद्दा उछाल के आप ये देखिए कि 2029 में, देखिए 2026 में होगा डिलिमिटेशन दोबारा से, अगर सब जो राज्य देश की जो विधानसभाएं हैं और संसद की सीटों का दोबारा से उनका क्षेत्र कितना किस डिलिमिटेशन जो है सीमाकरण या जो भी कुछ कहिए, वो 2026 में 2026 में होगा। और वो तो होगा, लेकिन जनसंख्या आप जनगणना कब करेंगे? जनगणना आप अगर 2026 में भी करें तो उसके 2000 बाद 2 साल बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, तब जाके इम्प्लीमेंट होगा। तब तक तो क्या मालूम मोदी की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। तो मोदी जी जो है ना, महिलाओं को उन्होंने शायद ज्यादा बेवकूफ समझ लिया है कि भाई महिलाएं बहुत ज्यादा बेवकूफ है, और उसमें उन्होंने क्या किया, उनकी इतना हद तक बेवकूफ समझा कि उन्होंने एक बिल को लिख दिया, महिला वंदन अधिनियम। ये वैसा ही जुमला है जैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, कह तो दिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, और वैसे उनके साथ जो सब ह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है महिलाओं के साथ, बहुत बुरे ट्रीटमेंट्स होते हैं महिलाओं के साथ। आप शहर की महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, उनकी बात छोड़ दीजिए,
अदरवाइज जो पिछड़ी जाति या दलित समाज की महिलाएं उनके साथ उनकी तो डबल फहमी है। उनको एक तो दलित है, ऊपर से महिला है, तो डबल दो तरह का अत्याचार उनके ऊपर होता है। उनको तो आपने छोड़ ही दिया, सिरे से छोड़ दिया है। पिछड़ी जाति की महिलाएं इतना लंबा आपने ये निकाल के अलग फेंक दिया है, तो इसमें मोदी जी अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो चीज अलग है। लेकिन ठीक है, लाए हैं आरक्षण तो उसको ईमानदारी से लागू कीजिए और देखें सभी वर्गों की महिलाएं आए। जो इस तरह की जो महिलाएं जो इस वक्त बैठी हैं, जिनका की मुंह सिल जाता है महिलाओं के मुद्दों पर, जिनका की महिलाओं के मुद्दों पर मुंह सिल जाता है, उन औरतों को इस सदन में नहीं आना चाहिए। उन औरतों को दिया जाए जो कि वास्तव में जिनकी आवाज की यहाँ पर देश के अंदर इस वक्त जरूरत है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, राजीव जी आप ये देखिए कि मेरा ये मानना है कि 33% आरक्षण, ये मैं इस अलग बोल रही हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, मैं महिला प्रतिनिधि के तौर पे नहीं, अपनी ओपिनियन। देखिए 33% आरक्षण के लिए आप महिला उम्मीदवार लाएंगे कहां से? आप अपने यहाँ पैनल पे चैनल पे ही देख लीजिए कितनी महिलाएं हैं जो राजनीतिक मुद्दों पर बोलती हैं या बोलने के लिए आती हैं आपके चैनल पे, आप बताइए। मतलब नगण्य है संख्या। और सभी चैनल्स पे देख लीजिए, महिलाएं राजनीति में ना के बराबर रुचि रखती है, बहुत कम महिलाएं होती है। तो ऐसी स्थिति में कौन महिलाएं आएंगी जो जिनको टिकट मिलेगा? जो नेता की पत्नी है, जो नेता की बहन है, भाभी है, बेटी है, वो लोग काबिज हो जाएंगे। असल में जिनके लिए आरक्षण लाया जा रहा है वो इसमें आ ही नहीं पाएंगी। मुद्दा इसमें कहने की बहुत सारी बातें अभी मेरी रुकी हुई है, बहुत लंबा लिस्ट बनी हुई है मेरे पास। तो दूसरे राउंड में आएंगे मीनू जी, दूसरे राउंड में उस पर भी बात करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं, और ये एक ऐसी बात है कि सरपंच पति हम लोगों ने ये सुन लिया है, ये वैसे ही अब कुछ दिनों बाद विधायक पति और सांसद पति हम सुनेंगे, शायद ऐसा जैसा आप कह रही हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, और यही बात वहाँ राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी कह रहे थे कि आप एजुकेशन वाइज, मतलब हर चीज से महिलाओं का उत्थान कीजिए। उनको न सिर्फ पॉलिटिक्स में बल्कि कई जगह उनके उत्थान की जरूरत है। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ही। डॉक्टर साहब आपका स्वागत कर रहा हूं इस कार्यक्रम में, और सीधा पहला चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, कैसे देखा जाए, हम आरक्षण पे बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन अपने ही जाल में कैसे फंस गई है बीजेपी? बीजेपी को मोदी जी ने कैसे फंसा दिया है, जरा आपका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है ये उसी प्रकार का जुमला है जैसा जुमला हमने 2013 में सुना था कि सबको 15 लाख मिलेंगे और 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी। देखिए बहुत सारी घटनाएं इस समय हो रही हैं जिसमें ये जिस प्रकार की रणनीति है उसका पर्दाफाश हो रहा है। कम से कम 15 दिन इन्होंने चर्चा के विषय को बदल दिया है। आपने देखा होगा जो कनाडा के राजनयिक हैं उनको किस प्रकार से बुलाया गया, किस तरह तमतमाते हुए वो ऑफिस से बाहर निकले और उन्होंने अपनी कार का दरवाजा बंद किया। कनाडा ने हमारे डिप्लोमेट को बाहर किया, हमने उनके, मतलब अभी तक हम ये सोच रहे थे कि चीन और पाकिस्तान हमारे शत्रु हैं, और वो देश जो अपने को विश्वगुरु कहता है उसके कनाडा से इतने खराब संबंध हो गए हैं क्योंकि कनाडा ये कह रहा है कि आपने हमारे देश में हमारे देश के नागरिक को जो मरवाया है और आपकी संलिग्नता इसमें है, हम इसमें विरोध प्रकट करते हैं। और हमने भी राजनीतिक अपने डिप्लोमेट वापस बुला लिए, उन्होंने बुला लिए। ऑस्ट्रेलिया ने भी ये कहा कि उनके यहाँ मंदिरों के अंदर जो तोड़फोड़ हुई है, जो घटनाएं हुई हैं, उसमें आप ही के लोग तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं। आपने देखा जिस प्रकार आज गडकरी जी जब मोदी जी आए उठ के खड़े नहीं हुए। आपने आज की तारीख में देखा कि जो सिंधिया साहब हैं, श्रीमंत जी, वो सोनिया जी के बगल में जाके बैठ गए। आपने देखा आज की तारीख में ऑल इंडिया द्रमुक डीएमके, एआईडीएमके, जो कि बीजेपी के साथ गठबंधन में था, उन्होंने खुलेआम ये कह दिया कि हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। आपने कुछ दिन पहले देखा था कि वो पवन कल्याण, जिनका आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती इलाके और तेलंगाना में अच्छा खासा प्रभाव है, जो मोदी जी को माला पहना रहे थे, उन्होंने मोदी जी का साथ छोड़ दिया है। आपको अगर मोदी जी को महिला सम्मान की बात सोचनी है तो वसुंधरा राजे जी के बारे में सोच लें, उमा भारती जी के बारे में सोच लें, सुमित्रा महाजन जी के बारे में सोच लें, और ममता बनर्जी को जो उन्होंने दीदी और दीदी कह के पुकारा था,
महिलाओं का सम्मान होता है जब महिलाओं को अच्छी तरह से आप संबोधित करते हैं। जिस प्रकार से एक महिला सांसद को आपने सुपर्णखा से उसकी तुलना की थी, और एक गवर्नमेंट जो कांग्रेस का है उसकी दिवंगत पत्नी को, और उसको जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड आपने कहा था, ये सारी चीजें नारी सम्मान नहीं दिखाता। और राजीव जी, मैं ये भी मानता हूं, अगर नारी सम्मान शुरू होता है तो घर से शुरू होता है। जो अपनी पत्नी का सम्मान करे, उससे नारी सम्मान की उम्मीद रखना मेरे ख्याल से बेफजूल है। तो मैं ये मानता हूं ये उसी प्रकार का जुमला है, सबको 15 लाख रुपए मिलेंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। वास्तविकता ये है, विदेश नीति में भी हमारा बुरी हालत हो रखी है, अर्थनीति में भी बुरी हालत हो रखी है, आपसी जो विभेद हमारे यहाँ पैदा हो गया उसमें बुरी हालत हो रखी है। तो आज की तारीख में कम से कम 15 दिन के लिए इन्होंने आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक दे दिया है जिससे सीएजी को आप डिस्कस न करें। आप जो तमिलनाडु के अंदर हो रहा है, आंध्र प्रदेश के अंदर हो रहा है, जो हर जगह बीजेपी टूट रही है, उसको डिस्कस करना करें। 15 दिन के लिए विषयांतर तो मोदी जी ने सफलतापूर्वक कर लिया है। जी, विषयांतर कर दिया। हेडलाइन मैनेजमेंट, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, हेडलाइन मैनेजमेंट में मोदी सरकार माहिर है और वो मैनेजमेंट हम यहाँ देख रहे हैं। हम लोगों ने बात की, आज देखिए 19 तारीख है, 31 तारीख को ये बताया जाता है सोशल मीडिया के जरिए कि संसद के विशेष सत्र को बुलाया जा रहा है 18 से 22 तारीख तक, और अब कल 18 तारीख बीत गई। आज 19 तारीख को हमने देख लिया कि पुरानी संसद बिल्डिंग से नई संसद बिल्डिंग में हम पहुंचते हैं और वहां पर महिला आरक्षण बिल, और इसको लेकर के कल जब इसी समय हम लोग चर्चा कर रहे थे तो याद कीजिए कि हम लोगों ने आपको सबसे पहले ये खबर बताई थी कि कैबिनेट की बैठक चल रही है, लेकिन वो बैठक किस लिए चल रही है इस पर अभी पर्दा डला हुआ है, ढका हुआ है। और उसके बाद रात को अचानक सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया है। आप जानते हैं कि बिल पहले लेकर सरकार आती है, अपनी कैबिनेट से उसको पास करवाती है, उसके बाद उसको संसद की दोनों सदनों में रखती है और वहां पास करके उसके बाद वो कानून बनने के लिए राष्ट्रपति महोदया के पास जाता है और उस पर राष्ट्रपति महोदय का सिग्नेचर के बाद वो कानून में तब्दील हो जाता है। ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में दूसरे कदम की जो कदम अपना बढ़ा चुकी है, लेकिन यहां कांग्रेस का कहना है कि ये बिल तो ऑलरेडी राज्यसभा में है और राज्यसभा में अगर बिल पास है तो वो मरता नहीं है, बिल जिंदा है। तो एक बिल जिंदा है और दूसरे बिल को आप ला करके क्या करना चाहते हैं क्या? और इस पर भी बहस हुई, आज तीखी बहस हुई। अमित शाह खड़े हो गए उठ करके और अधीर रंजन चौधरी को चुनौती पेश करने लगे। ये तमाम बातें आई, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ कानून के जानकार जेपी सिंह साहब भी हैं, उनसे भी हम समझेंगे। हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए, और इसमें सबसे बड़ी बात, इसको लेकर, इस बिल को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, उतना ज्यादा उसमें न जाते हुए जरा आपसे समझना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी को फंसाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं मोदी जी। 2024 का चुनाव सामने है और आनन फानन में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें खुद दलदल में पैर धंसता हुआ नजर आता है या नहीं आता है? राजीव जी, मैं क्रमशः 2-3 बातों को लेना चाहता हूं पूर्व पीठिका के रूप में। नंबर 1, जिस तरह यह सत्र बुलाया गया बिना किसी संसदीय परंपरा का और नियम कायदे कानून का ध्यान रखकर बिना एजेंडे के बुलाया गया, वो ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संविधान में वैसी कोई आस्था है नहीं जैसी वे प्रकट करते हैं। नंबर 2, उन्होंने कल कहा कि हमारे मंत्रियों तक को नहीं मालूम एजेंडा क्या है। तो मैंने बड़ी विनम्रता से कहा है, मैं फिर कहता हूं कि संसद का सत्र किसी माफिया गिरोह की मीटिंग नहीं है कि डॉन के सिवा किसी को नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री सदन का एक अंग मात्र है। संसद जिन 3 इकाइयों से बनती है उसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा है। प्रधानमंत्री उसका एक अंग मात्र है। प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं है। हमारे यहां कोई एक तंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है, राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जो चाहे सो कर सके। यहां तक कि जिन देशों में अध्यक्षीय प्रणाली है भी, वहां भी बड़ी जानकारी में ऐसा नहीं है कि वहां का राष्ट्रपति अपनी मर्जी से सब कुछ कर ले और उसके कैबिनेट के सहयोगियों को जानकारी न हो। अब आते हैं इस विषय पर जो महिला आरक्षण का बिल आज दोबारा रखा गया। इसकी जो संसदीय खामियां है, तौर तरीके पे आपने बात कही कि यह पहले राज्यसभा से पास हो चुका है।
एक तो हमारे दर्शकों को दोबारा ये याद दिलाना जरूरी है, और मैं बार बार कहता हूं डॉक्टर राजीव जी कि इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत है सत्ता में बैठे लोगों के पाखंड को समझने की, उनकी कथनी और करनी के फर्क को समझने की। और हमारी और आपकी एक पत्रकार के नाते, एक साधारण नागरिक के नाते ये जिम्मेदारी है, इसलिए हम देश को बार बार याद दिलाते हैं। तो इस वक्त देश को याद दिलाने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर क्या सोचती थी। अगर यह जानना है तो योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू देख लीजिए, अमित मालवीय के ट्वीट देख लीजिए वर्षों पुराने, उनके तमाम नेताओं के आचरण देख लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, अखिल स्वामी जी ने और मीनू बहन ने बहुत विस्तार से बता दिया, उसे मैं दोबारा नहीं कहना चाहता, समय जाया होगा। लेकिन देश को यह मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी आज की तारीख में महिलाओं को उनका वंदन करने का जो ढोंग कर रहे हैं वो कोरा ढोंग मात्र है, क्योंकि ये प्रस्ताव तो राजीव गांधी के समय से चला आ रहा है। इसकी पहल राजीव गांधी ने की थी। राजीव गांधी का वो भाषण कल से अब तक लगातार सोशल मीडिया में तैर रहा है। सोनिया गांधी की पहल, राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी थी, ये सब देश के सामने है। इसके बावजूद ये एक तरह से पोस्ट डेटेड चेक की तरह, जैसा कि मीनू जी ने कहा, ये एक पोस्ट डेटेड आरक्षण है, 2029 में मिलेगा महिलाओं को। उससे पहले जनगणना होनी है, संसदीय और विधानसभा की सीटों का परिसीमन होना है, उसके बाद ये तय हो पाएगा। कुल मिलाकर आपका जो प्रश्न है कि अपनी पार्टी को फंसा दिया है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जब सत्ता के शिखर पर बैठा व्यक्ति निरंतर असफल हो रहा होता है, निरंतर अपनी अलोकप्रियता की ओर अग्रसर होता है, तो उससे इस तरह की गलतियां होती हैं, जैसे नरेंद्र मोदी आजकल कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में साफ दिख रहा है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि कोई रेत है हमारी मिट्टी में से जो फिसलती जा रही है, उसे कैसे थामना है ये उन्हें सूझ नहीं रहा है। इसलिए जैसा कि आपने लुका छिपी कहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बचपना ही है। मैं बहुत खेद के साथ ये कहना चाहता हूं कि 72-73 जो भी उनकी उम्र है, 75, इस उम्र में ये बचपना अच्छा नहीं लगता कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आइस स्पाइस धप्पा का खेल देश के साथ खेल रहा है। ये बचपना ही है। और वाकई में कितने दुख की बात है, इस महादेश का प्रधानमंत्री, विश्व गुरु, जिसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक है, उसके मुताबिक और उसके भक्तों के मुताबिक वो अभी परिपक्व ही नहीं हो सका अब तक की उनकी कार्यप्रणाली से, ऐसा लगता है मुझे। जी बिल्कुल। कार्यप्रणाली से क्या कुछ लगा और क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है, इस विचार व्यक्त कर रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी। आना चाहता हूं जरा प्रेम कुमार जी आपके पास। कैसे आप देखते हैं प्रेम कुमार जी, 2 दिनों में जो कुछ हुआ, 5 दिनों का ये एक छोटा सा सत्र, विशेष सत्र, और अगर महिला आरक्षण के लिए ही बुलाया गया था, इस सत्र को माना जाए किसी के लिए बुलाया गया था, क्या ये बाजी नहीं है, या यहां पर कुछ गलती कर बैठे हैं मोदी जी? और क्योंकि बात तो निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और ये 2029 तक, आज की तारीख में भी अगर महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है तो 2029 से पहले देश की महिलाओं को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जिस बेनिफिट के लिए ये लाया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नाम भी देखिए, रैपर अलग, अंदर मटेरियल वही है। जरा बताइए कैसे देखा जाए इसको? जी राजीव जी, महिला आरक्षण बिल जो नए तरीके से पेश हुआ है वो एक चुनाव है, उसको देखते हुए हुआ है, और जिस तरीके से पेश हुआ है लुका छिपी का खेल खेलते हुए, वह भी इस आरक्षण के उद्देश्य को एक पहेली बनाता है। और पूरे देखा जाए तो हम ये मानते कि महिला आरक्षण को लेकर के कोई महिलाओं ने आंदोलन किया हो, ऐसा नहीं। भाई ये गिफ्ट करेगी सरकार, तोहफा देगी सरकार, तोहफा देने का उसका अपना तरीका होगा। आजकल तोहफा के बदले तोहफा चाहिए होता है, हम आपको तोहफा देंगे तो रिटर्न गिफ्ट मिलेगा तभी देंगे। तो ये रिटर्न गिफ्ट के लिए उनको वोट चाहिए, रिटर्न महिलाओं का, तो इसके लिए एक तोहफा दे रहे हैं। एक महिलाओं को हक देने की बात इस आरक्षण बिल में
नहीं है, मकसद नहीं है। लेकिन कुछ बातें स्पष्ट करना जरूरी है। हम अक्सर बोलने लगते हैं, अभी हमारे पैनलिस्ट साथी भी बोल रहे थे, हम थोड़ा सा आलोचनात्मक होते हैं कि हमारे पैनलिस्ट साथी भी कह रहे हैं कि महिला आरक्षण अगर हो जाता है तो पढ़ी लिखी महिलाएं जाएंगी कि नहीं, बोलने वाली महिलाएं जाएंगी कि नहीं, किस तरह की महिलाएं जाएंगी, इस तरह के सवाल आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि महिलाएं तो होती ही नहीं है कि सदन में भेजा जाए, ये भी राय रखी जाती है। पुरुषवादी मानसिकता है जो अलग अलग रूपों में आती है। हम महिलाओं से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महिलाओं पूरी योग्य हो जाए तब उनको रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तब तो आरक्षण की जरूरत क्या है, रिजर्वेशन की जरूरत क्या है? तो ये सोच भी हटानी पड़ेगी भाई, चाहे वो बलकटीवाल वाली हो, चाहे आज जो लोग कमेंट कर रहे हैं, हम सब महिलाओं से एक्सपेक्ट करने लगते हैं। और सच ये है कि आज जो बिल पेश किया गया है, महिला आरक्षण बिल को विलंबित और निलंबित कर दिया गया। ये आरक्षण दिया नहीं गया है, आरक्षण को रोक दिया गया है। एक रिजर्वेशन जो राज्यसभा में पास था, उसको पारित करने की जरूरत थी। तमाम आलोचनाएं थी कि यूपीए सरकार में बहुत सारे घटक दल उसके पक्ष में नहीं थे, पुरुषवादी मानसिकता थी, वो लोकसभा में पारित नहीं हो सकी। तो लेकिन बीजेपी की सरकार 2014 के बाद से लगातार सत्ता में है, 9 साल से सत्ता में है। 9 साल में वो लोकसभा में प्रचंड बहुमत होने के बाद भी उसको पारित कराने के लिए कभी सोचा नहीं गया। और आज जब सोचा गया तो उसको इन्होंने परिसीमन से जोड़ दिया, इन्होंने जनगणना से जोड़ दिया। तो भाई महिला आरक्षण, अगर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो उसके लिए परिसीमन होना जरूरी है, ये कौन सा कंडीशन है? उसके लिए जनसंख्या को गिना जाना चाहिए, ये कौन सा कंडीशन है? यानी महिलाएं चूंकि आंदोलन में नहीं है, यहाँ जो दाता बैठे हैं उनको गिफ्ट देना है, रिटर्न देना है, तो रिटर्न गिफ्ट पर उनको ज्यादा ध्यान है। तो वो क्या कह रहे हैं, तरह तरह की शर्तें लगा करके उस देने को वास्तव में नहीं देना बना दिया। उन्होंने दिया नहीं है, 9 साल तक इंतजार कराया और 6 साल आगे के लिए उसको रख दिया। यानी 15 साल बीजेपी सरकार ने महिला आरक्षण बिल देने में लगाया है, और उस 15 साल बाद जो बिल आएगा वो भी 15 साल के लिए रहेगा। यानी 15 साल का आरक्षण बिल देने के लिए बीजेपी की सरकार ने 15 साल लगाए। 9 साल बीत चुका है और 6 साल बीतेगा तब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। इसलिए हम उन दोनों तर्कों के खिलाफ हैं जो महिला से योग्य होने का भी पैमाना मानती कि योग्य हो जाए। अरे कैसे आएंगी और किस तरह की महिला आएंगी? सरपंच बाकी क्या होगा? वो पहले महिला को आरक्षण मिलेगा तब तो हमारे पास आया वो प्रॉब्लम की कोई पति सरपंच पति बन रहा है, उस प्रॉब्लम से भी निपटा जाएगा। लेकिन आरक्षण, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना निश्चित करना चाहिए। छोटी सी बात जोड़ना जरूरी है जिसके लिए कोई नहीं बोलता है। अब महिलाओं के लिए आरक्षण है, भाई महिलाओं के लिए आरक्षण है, कोटे में कोटा की भी बात हो रही है, उस पर भी राजनीति होगी, इस पर फिर बात होगी। लेकिन यहाँ कोटे में कोटा की बात होती तो विकलांगों की बात क्यों नहीं होती, दिव्यांगों की बात क्यों नहीं होती? भाई दिव्यांग को 5% है ना रिजर्वेशन, वो वोट बैंक नहीं है, उनसे रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए, तो उनको इस रिप्रेजेंटेशन में सोचा भी नहीं जाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं सोचती है। तो हम सोचते हैं कि दिव्यांग के मामले को उठा करके निश्चित रूप से महिला आरक्षण, महिला क्या दिव्यांग नहीं होती, जो दिव्यांग महिलाएं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इस तरह की बात उठा करके न्यायपूर्ण तरीके से आरक्षण को रैशनलाइज करना चाहिए। सभी तबके में महिला आरक्षण हो, लिमिटेड समय में हो, और उसको किसी शर्त से जोड़ा ना जाए, परिसीमन और जनसंख्या और उनकी क्वालिटी और उनकी योग्यता। बस बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें। 15 साल इंतजार अगले 15 साल के लिए, और इसमें महिलाओं के उत्थान की बात, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के तो आ रहे हैं, लेकिन नारी की शक्ति कितनी बढ़ेगी इससे, बहुत कुछ यहाँ, बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या 5 दिन का ये विशेष सत्र बुलाकर मोदी जी ने खुद को, अपनी पार्टी को फंसा दिया है, ये भी समझने की कोशिश यहाँ हम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेपी सिंह साहब। जेपी सिंह साहब, एक आ रही है कि जब इस ऐसे ही महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा से पारित करवाया जा चुका है और ये लोकसभा में नहीं रखा गया, सरकार का तर्क है, आज इस पर चर्चा हुई, सरकार का तर्क है
कि जब यहाँ से करके और एक नोटिफिकेशन जो है राज्यसभा ने और नोटिस दे दिया था लोकसभा को, लेकिन ये सरकार लोकसभा में, मतलब यूपीए की सरकार लोकसभा में इसको पास नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए वो लोकसभा के हवाले हो गया वो बिल। और वो जैसे ही 14 में लोकसभा भंग हुई, पुरानी लोकसभा, वैसे ही वो बिल भी गया। कितना दम है इसमें, इस बात में, जरा आप बताइए। और क्या ये मामला कल को कोर्ट तक जा सकता है कि एक बिल ऑलरेडी है और दूसरे बिल को आप लाके थोप रहे हैं? जी, ये कोर्ट तक जा सकता है, लेकिन ले कौन जाए, सवाल इस बात का। देखिए, जब राज्यसभा से पास हो गया तो कालातीत नहीं होता वो, जो है वो लोकसभा भंग होने के कारण। तो ये कोर्ट में जा सकता है, लेकिन ले कौन जाएगा? अभी तो कांग्रेस भी समर्थन में है इस बिल के, और भी लोग समर्थन में है इस बिल के कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। मुख्य मुद्दा ये है कि ये लॉलीपॉप है, ये कोई आरक्षण नहीं है। 6 साल बाद आप देंगे। आखिर जो पंचायतों में आरक्षण होता है और हर इलेक्शन में अपने आप एक सिस्टम बना रखा गया है कि जिससे जो है वो महिला की जगह पुरुष सीट हो जाती है, पुरुष की जगह महिला सीट हो जाती है, जनरल सीट से ओबीसी सीट हो जाती है, ओबीसी सीट से दलित सीट हो जाती है। उसी व्यवस्था को करके आप तत्काल 2024 से आरक्षण दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और आपने ऐसा इसलिए नहीं किया, 6 साल का जो पीरियड रखा, अब उसमें कोई कोर्ट में जाए कुछ भी हो, अभी तो फिलहाल 6 साल बाद लागू होगा, तो अभी तो लागू भी नहीं हो रहा है। और 6 साल में आपने कह दिया परसीमन होगा। अभी आपने 2021 की जनगणना नहीं कराई, जनगणना करने में 2 साल लगता है, उसके बाद उसकी डाटा एनालिसिस होती है, परसीमन में भी 1 साल लगता है उस जनगणना के आधार पर कि कहाँ किसकी कितनी संख्या है। तो बड़ी कठिन है डगर पनघट की। सिर्फ ये लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है, आप जान लीजिए। 6 साल में पता नहीं गंगा जी में कितना पानी बह जाएगा, फिर क्या नवैयत होगी, ये 6 साल की बात है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आरक्षण देने में ईमानदार होते तो आप जिस तरह जो है वो आपका जो है पंचायत के चुनाव में आप आरक्षण देते हैं, हर राज्य देता है, उस तरह जो है आप इसमें भी वो व्यवस्था लागू करके आरक्षण देते, फिर परसीमन होता। आप कहते थे कब तक इस तरह से लागू होगा, 2024 से, और फिर परसीमन हो जाएगा तो उसके आधार पर फिर जो है स्थायी रूप से उस तरह से लागू होगा। जैसे एसटी का जो है आपका क्षेत्र है, वैसे मान लें महिलाओं का क्षेत्र आप निर्धारित कर, तब तक तो आप ये चक्रानुक्रम से बदल सकते थे। कोई जनरल सीट है तो वो महिला सीट हो जाए, कोई महिला सीट है तो जनरल सीट हो जाए। लेकिन सवाल है कि जब आपकी नीयत सही हो तब तो बरकत होगी, जब नीयत ही सही नहीं है, आपने तो पॉलिटिकल गेन करने के लिए, जहां तक आपने लिखा है कि अपने ही जाल में फंस गई बीजेपी, तो बीजेपी को तो मोदी जी ने पहले ही फंसा दिया है। नोटबंदी से ही बीजेपी को मोदी जी ने फंसा दिया है, और जो भी मोदी जी कदम उठा रहे सब उठा ही पड़ता जा रहा, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, कुछ भी हो। 500 के ही नोट जो बंद किया, 2000 का जो नोट बंद किया, तो सब में तो फंसा ही नहीं कोई। इनका जो है प्रोग्राम आज तक सक्सेस हुआ, और आज की डेट में ये है कि पूरे देश में लोग मुखर होके इनका विरोध कर रहे हैं, जो पहले कुछ बोलने से भी डरते थे। तो सवाल है कि फंसा तो पहले से दिया है, ये अपनी तरफ से जो है ये चमत्कार करके उसको फंसाने से निकालने का आवाज दे रहे हैं। आरएसएस समर्थक तत्वों में और मोदी जी के समर्थक वर्गों में आपस में भयानक युद्ध चल रहा है। अभी आपको उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल हुई थी, 15 दिन तक चली थी। हाई कोर्ट ने पूछा कि वकीलों की हड़ताल में जो वकीलों पर लाठीचार्ज हुई, किसने आदेश दिया? तो पता चला कि कोई बता ही नहीं रहा कि लाठीचार्ज का आदेश किसने। आप समझ लीजिए किस लेवल पर राजनीति हो रही है। क्यों? क्योंकि यूपी में जो है वकीलों का जो हड़ताल हुई, जो वकीलों से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी, उसके लिए तो राज्य सरकार दोषी है ना। खेल फर्रुखाबादी कहाँ से हो रहा है, ये शोध का विषय है। फिर चीफ सेक्रेटरी जो एडहॉक बेसिस पर है, रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, उसको सरकार, केंद्र सरकार ने दे रखा है। उन्होंने 3 मौकों पर समझौता नहीं होने दिया, वरना ये हड़ताल और पहले खत्म हो जाती। आपके जो पुलिस महानिदेशक एडहॉक व्यवस्था है, वो किसके आदेश से वहां लाठीचार्ज वकीलों पर हुआ, जबकि हाई कोर्ट ने कहा कि जब वहां कोई हिंसा नहीं हुई थी तो आपने लाठीचार्ज कैसे किया? उसको कोई बताने वाला नहीं कि किसके आदेश से हुआ। आप समझ लीजिए, आप हर आदमी एक दूसरे पे टाल रहा क्योंकि यहाँ राजनीति हुई। इसी तरह पुलिस हिरासत में, एसटीएफ की हिरासत में नहीं, पुलिस की हिरासत में अतीक अहमद की इलाहाबाद में हत्या हुई, जो सांसद थे, विधायक थे, जिन पर जो है पार्लियामेंट में जो है शोक व्यक्त किया गया।
तो आप ये बताइए कि पुलिस हिरासत में हत्या हुई तो जवाब योगी सरकार को देना पड़ रहा, बाकी लोगों को नहीं देना पड़ रहा ना। तो क्यों न माना जाए कि इसमें बाकी लोग राजनीति कर रहे थे। मेरा कहना है कि दोनों में युद्ध भी आएंगे, लेकिन हम जो थोड़ा सा पे रहें और मुद्दा जो है वो ये समझने की कोशिश, आप मैं समझ रहा हूं कि तमाम मसलों को यहां लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, इसलिए उधर विस्तार से न जाते हुए हम यह समझना चाहते हैं, यहां जानना चाहते हैं कि ये 5 दिन का जो संसद का विशेष सत्र है, इस सत्र से मोदी सरकार को क्या फायदा हो रहा है? क्या मोदी सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट के अलावा यहां कुछ आते हुए दिखाई देती है? क्या हेडलाइन मैनेजमेंट के अलावा सरकार को कुछ मिल रहा है? संसद भवन बन रहा था नया सेंट्रल विस्टा में, ये पहले से प्रोजेक्ट था, आज नहीं तो कल जाना ही था। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी इसका उद्घाटन कर चुके थे। आनंद फानन में इस वक्त उसकी जो अंदर की तैयारियां हैं वो करवा करके 5 दिनों के लिए इस सदन को आज सभा को बैठाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह समझना जरूरी है। ये आप लोगों से भी समझना चाहता हूं। जेपी सिंह साहब, आपके पास आऊंगा, दोबारा आता हूं, लेकिन थोड़ा एक कमेंट और ले लेता हूं। जी सिंह साहब बताइए। देखिए, ऐसा है कि जो मानसून सत्र में मोदी जी लगातार लोकसभा से भाग रहे थे, राज्यसभा से भाग रहे थे, और उसके बाद जो है जो G20 की मीटिंग हुई, तो ये उस कलंक को धोने के लिए 5 दिन का इन्होंने विशेष सत्र बुलाया। और 5 दिन में आपने खुद ही कहा कि 3 बार बोले, 4 बार बोले, तो वो इसको कलंक को धोना चाहते हैं कि हम पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। 5 बार बोल चुके हैं। कल पहले सबसे पहले संसद परिसर में जब पहुंचते हैं तो मीडिया को संबोधित करते हैं बिना सवाल लिए, उसके बाद सदन के अंदर आते हैं तो बोलते हैं, उसके बाद आज बोले सेंट्रल हॉल में, उस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल को विदाई दी, उसके बाद एक बार नई लोकसभा में और नए राज्यसभा में, मतलब 5 बार बोल चुके हैं। चलिए खैर, आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी आपके पास। क्या खोया क्या पाया, ये समझने की कोशिश, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं कि 5 दिनों की ये सभा बुलाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, इससे क्या फायदा हो रहा है? राजू जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे मोदी जी जो हैं बहुत बड़े इवेंट मैनेजर हैं और बहुत ही हर चीज को बहुत बड़ा आकार में, बड़ा उसको चमकीला बनाकर पेश करने में माहिर है। ऐसा कोई भी मौका वो नहीं छोड़ते हैं। अभी आप देखिए कि इस सत्र की शुरुआत किससे हुई थी? इस सत्र की शुरुआत जो हुई थी वो ओम बिरला जी के उस संबोधन से हुई थी, जिसमें उन्होंने G20 की सफलता के लिए उन्होंने बधाई दी थी और साथ ही उन्होंने इसका जो सफल नेतृत्व करने के लिए मोदी जी को उसका श्रेय दिया था। तो कुल जमा ये उसी इवेंट मैनेजमेंट की जो श्रृंखला है, बहुत सारी जो इस तरीके की घटनाएं हो रही है, उसी श्रृंखला की कड़ी है, जिसके अंतर्गत G20 को भी उन्होंने हाईलाइट। आप देखिए पूरे दिल्ली में जिस हिसाब से उसके पोस्टर्स लगाए गए, उसके बाद ये पूरा का पूरा, ये ठीक है, ये इसका निर्माण जो है 2 साल पहले हुआ था और आज नहीं तो कल तो जाना ही था, लेकिन सारा कुछ जो है 2024 के चुनाव के पहले ऐसी बहुत सारी चीजें जो है मोदी जी ने पहले से निश्चित रूप से प्लान करके रखी है। अभी आप देखिए कि जनवरी में जो है राम मंदिर का उसमें उद्घाटन भी होगा। अब मुझे ये लगता है कि ये जो महिलाओं का आरक्षण जो है, जो नहीं है कायदे से, वो नहीं है, लेकिन इसको लेके भी हो सकता है कि 2-3 दिनों के बाद हमें पूरे देश में जो है इनकी जो महिला विंग है वो इसको लेके बहुत सारी चीजें जो है वो पूरे इसका प्रचार करेंगी और बताएंगे कि देखिए किस तरीके से मोदी जी ने जो है एक ऐसा विधेयक जो बिल्कुल ऐसे दफन कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा, उसको किस प्रकार से सामने लाया है और उसको इस प्रकार से प्रचारित किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये एक उनके नैरेटिव में आ गया है ये। अब इसके देखिए, इसके बहुत गहराई से कोई जाता नहीं है इन सब चीजों की कि किन कारणों से आज से 27 साल पहले किस कारणों से रुका था या और क्या कारण थे, ओबीसी वाला उस पर जो एंगल था, ये सारी चीजें गहराई में जाने की वजह के पहले वो इतना प्रचार देंगे इसका कि एक तरह से लोगों को लगने लगेगा कि आरक्षण मिल ही गया है। कायदे से जो भी समझदार आदमी होगा इस विधेयक का जब नाम पढ़ेगा तभी जान जाएगा ये महिलाओं के केवल वंदन के लिए है, वंदन और अभिनंदन से ज्यादा कुछ नहीं मिलना है। तो इसमें अगर उन्हें वाकई आरक्षण देना था तो सीधे सीधे उसका नाम ही रहता विधेयक का, आरक्षण विधेयक, या ऐसा कुछ चाहता है कि महिला सशक्तिकरण विधेयक या महिला जनप्रतिनिधित्व विधेयक, ऐसा कुछ होता, ताकि ये पता चले कि हाँ भाई इसका स्पेसिफिक इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है और इससे महिलाओं को क्या मिलेगा। महिलाओं को भी पता है, इनकी पार्टी में जो लोग हैं जानती हैं सारी महिलाएं
कि इसमें सिवा वंदन और अभिनंदन के कुछ भी नहीं है। वैसे ही है जैसे हमारे देश में नारी की पूजा होती है, देवी तो है, लेकिन वो देवी जो है उसका 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 क्या हाल किया जाता है, ये हम उन्नाव में देख चुके हैं, ये हम मणिपुर में देख चुके हैं, ये बहुत जगह पे हम देख चुके हैं कि उस नारी का कितना सम्मान किया जाता है। ये भी वही एक मामला है। दूसरी बात ये जो कहा जाता है कि भाई महिलाएं जो है, इतनी महिलाएं कहाँ मिल पाएंगी इतनी बड़ी संख्या में कि इन सबके जो सीटें हैं वो भर पाएंगी, तो ऐसा नहीं है। देखिए, कई बार कहा जाता है कि सरपंच पति होते हैं, वो ग्रामीण स्तर पे हो सकता है, लेकिन क्या आप उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से एक सरपंच, महिला सरपंच के पति जो है वो उनके किनारे बैठ के सारे ऑफिस के काम निपटाते हैं, क्या यहाँ पे किसी सांसद का पति आकर थोड़ी बैठ जाएगा वहां पे? और ये भी यथार्थ है कि जितने भी पुरुष सांसद हैं, पुरुष विधायक हैं, पुरुष जनप्रतिनिधि हैं, बहुत सारे मेयर्स हैं, उनके भाई, भतीजे, चाचा, मामा ये भी एक तरह से उनके ऑफिसेस को संभालते हैं। और सबसे बड़ा जो होता है लेन देन का, तो सारा काम वही लोग करते हैं, उनके रिश्तेदार अपने करते हैं। तमाम तरह के काम, ऑफिसेस को संचालित करने का काम उनके चुनावी जो मैनेजमेंट है वो सब उनके रिश्तेदार करते हैं। तो खाली एक महिला के ऊपर क्यों ये तोहमत लगाना कि आपके पति या आपके भाई जो है उसको चलाते हैं? ऐसा नहीं है, ये राजनीति का खेल ऐसा है कि इनके रिश्तेदार ही चलाते हैं। जी, आप शायद मुझे रोक रहे हैं, जी बताइए राजीव जी जी नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ये एक दूसरा पहलू है। एक दूसरे पहलू की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं और सवाल जो ढूंढने की कोशिश मैं कर रहा हूं आप सबसे, जरा उधर जाइए। मैं सीधा सीधा समझना चाहता हूं कि इस हेडलाइन मैनेजमेंट को क्या हम आने वाले समय में पूरे 6 महीने देखने वाले हैं? क्या इसके बाद भी कुछ नया आने वाला है? देखिए, एक आरक्षण, इससे पहले चर्चा हो रही थी, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही थी, वन नेशन वन इलेक्शन की। वन के साथ वन जुड़ा हुआ मोदी जी को बहुत पसंद आता है, कई बार इसकी बात कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने सुना कि इंडिया दैट इज भारत, इसको हटाया जाएगा इसमें, लेकिन उसके साथ साथ महिला आरक्षण की भी बात दबी जुबान से बोली जाती रही। और आज ये लाना था तो कल इसको छिपा के रखा क्यों गया? कल आखिर प्रेस को या जनता को यह बताने की जरूरत क्यों नहीं महसूस की गई कि हम ये कल ला रहे हैं और आज कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है? यह बताने में कल क्या जा रहा था? यह सवाल तो जनता को पूछना चाहिए ना। महिला सरपंच पति होगा कि सरपंच कौन होगा, इससे कोई लेना देना नहीं, उसमें हम ना जाएं। हमारे देश की महिलाएं बहुत मजबूत हैं और हर ढंग से मजबूत हैं, वो अपना संभाल लेती हैं हर काम को। छोड़ दीजिए, उस पर हम चर्चा ना करें, लेकिन हम चर्चा यहां करना चाहते हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कि आखिर ये करके क्या गेन कर रही है मोदी सरकार? ये इंपॉर्टेंट पहलू है कि अब परिस्थिति बदली हुई है, इसका आभास शायद मोदी जी को नहीं है। अभी तक ये हो रहा था कि विपक्ष जो बिखरा हुआ था, उस विपक्ष को जो अब आज जो वो पूरा का पूरा एकत्र है, संगठित है, तो इस बिल के पीछे कुछ भी नहीं है। ये एक निष्फल है, ये प्रयोजनहीन बिल लाया गया है। इसको प्रचारित करने का काम जो है पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन करेगा। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई बहुत बड़ा गेन होना है। लेकिन हार के मुहाने पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सारे उपाय कर लेने हैं जो जो अवसर उसके हाथ में आते हैं। आने वाले समय में जो 5 राज्यों के चुनाव होंगे, उन 5 राज्यों में भी वो जानते हैं कि हम पराजित होने तो जा रहे हैं, इसमें क्या शक है, लेकिन प्रयास तो करने हैं बचने के। और बचने के सारे प्रयास जो है अब केवल और केवल मोदी जी को ही करने हैं, उनका साथ देने वाला भी अब कोई नहीं है। आप देखिए, इतना बड़ा आयोजन हुआ, उनके आसपास बैठने वाले और इस सारे विधेयक को लेके जो कुछ काम कर रहे थे वो बहुत ही जूनियर किस्म के मिनिस्टर थे, जो अभी अभी पिछले कुछ सालों में इस पर आए। आज राजनाथ सिंह उनके पास नजर नहीं आते, गडकरी साहब उनके पास नजर नहीं आते। तो आज जो परिस्थिति है वो बदली हुई है, राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। तो ये जो मुद्दा लेके आई है, जो विधेयक लेके भारतीय जनता पार्टी आई है और मोदी जी है, उसका बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन मोदी जी के कहने के लिए बात तो होगी। कल हो सकता है उनको आरएसएस के मुख्यालय में फिर से अपनी दावेदारी पेश करने के लिए अगर उपस्थित होना पड़े, तो वहां बता तो सकेंगे, भाई मैंने तो डूबने से बचने की काफी कोशिश की थी, अब मैं नहीं ही बचा पाया, तो क्या करेंगे? राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, किस ढंग से आप देखते हैं आखिर ये हेडलाइन मैनेजमेंट कब तक? ऐसे बता दूं कि कल सुबह इंडिया गठबंधन की 10 बजे बैठक है।
जी जी बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये विपक्षी रणनीति को तोड़ने की, विपक्षी एकता को तोड़ने की कोशिश है, ये भी समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर अब 2 दिन 3 दिन बचे हुए हैं, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख। स्वामी जी, आपके पास जरा आना चाहता हूं कि ये 3 दिन में 2 दिन तो महिला आरक्षण में जाने वाला है, कल पूरा का पूरा दिन जाने वाला है लोकसभा में और परसों पूरा का पूरा दिन जाने वाला है राज्यसभा में। इसके बाद आखिरी दिन क्या लगता है आपको कि चलिए एक लेकर के आगे फिर हम देखेंगे क्या, या हमको इंतजार करना पड़ेगा अब विंटर सेशन का, या गणेश चतुर्थी के दिन चूंकि हमको नए भवन में जाना था और कुछ ऐतिहासिक कार्य कर लें? तो कह भी रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कह रहे थे कि ये ऐतिहासिक अवसर है और इसमें कुछ ऐतिहासिक काम करना चाहिए। और एक काम वहां उन्होंने कहा भी कि एक काम जो वर्षों से लंबित था, शायद ईश्वर ने उसके लिए मुझे ही चुना। ईश्वर के एक रूप को भी अपने आप को प्रकट कर रहे हैं कि ईश्वर ने उनको चुना और वो काम जो है वो महिला आरक्षण का है। तो इन सबको अगर देखा जाए तो ये जो गोल गोल बातें हैं, इससे क्या देश की जनता को सचमुच फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? और सबसे बड़ी बात कि ये 3 दिन के बाद, कल परसों 2 दिन के बाद तीसरा दिन, उसको कैसे देखा जाए? या तीसरा दिन बस 4 बिल और जो बिल हैं अभी जो लिस्ट में हैं उन सबको ला करके उसके बाद में ठीक है अब हो गया, अब विंटर सेशन का इंतजार करें? कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, पहला तथ्य तो ये है, हमारे देश की जो प्रथम नागरिक हैं, आपको किसी भी कार्यक्रम में वो क्या दिखाई दी? आपको जब महिला प्रतीकात्मक आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान देना है, उनको आरक्षण देना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो देश की जो प्रथम नागरिक हैं क्या आपको कहीं दिखाई दी? नहीं दिखाई दी। आपने ये देखा कि आज संसद भवन में जो प्रथम पंक्ति में लोग बैठे थे उसमें कितनी महिलाएं आपको दिखाई दी? अगर आप प्रतीकात्मक रूप से महिलाओं को ही बिठा लेते केवल इसलिए कि ये दिखाने के लिए हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, डायस पे जितने लोग बैठे थे उसमें
आपको कोई महिला दिखाई दी क्या? इसका मतलब यह है कि द्वितीय तृतीय पंक्ति में तो महिलाएं बैठी हैं, प्रथम पंक्ति में महिलाएं बहुत कम। दूसरी बात आप ये देखिए कि जो आप रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, उस रिप्रेजेंटेशन में आपने पूछा कि आखिरी दिन मोदी जी क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है, देखिए अब कल्पना ही दौड़ा लिया तो मुझे पता नहीं वो क्या करेंगे, क्योंकि मोदी जी के अलावा तो कोई जानता नहीं मोदी जी क्या करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो ये कहें कि महिला सम्मान देने के लिए, उनको आरक्षण देने के लिए मैं प्रधानमंत्री का पद छोड़ रहा हूं और किसी महिला को प्रधानमंत्री का पद अगले 8 महीने के लिए सौंप रहा हूं। ये हो सकता है, कह रहे हैं आप। क्योंकि नहीं, अब मैं कल्पना ही दौड़ा सकता हूं, मुझे तो नहीं पता मोदी जी क्या करेंगे। लेकिन अगर महिलाओं को सम्मान देना है, रिजर्वेशन देना है, 9.5 साल हो गया मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अब कम से कम 6 महीने देके कम से कम 10% का रिप्रेजेंटेशन तो औरतों को दे दीजिए। उसके लिए सुषमा स्वराज जी को वो सॉरी ये अपने जो सिंधिया जी हैं, क्या नाम है उनका, राजस्थान वाली, या सुमित्रा महाजन हैं, या उमा भारती हैं, उनसे कहें कि ठीक है आपको महिला सम्मान हमें देना है और पुरुष बहुत वो हो गया है। अच्छा, आरएसएस प्रमुख भी कह सकते हैं वो आखिरी दिन के आरएसएस प्रमुख जो है महिला होंगी, अगले 10 जो आरएसएस प्रमुख होंगे वो महिलाएं होंगी। देखिए, महिलाओं को अगर आपको सम्मान देना है, उनको सत्ता में साथ देना है। और एक चीज राजीव जी और बताता हूं, अगर ये आरक्षण का झुंझुना न पकड़ाकर, ये जुमला न देकर, अगर उन्होंने कहा होता कि गैस सिलेंडर में आज से पूरे देश में इररिस्पेक्टिव 400 रुपए का करता हूं और महिलाओं के लिए पूरे देश में ट्रेन और बस में जो ट्रेवल है वो फ्री हो जाएगा और महिलाओं को पूरा सम्मान, हर देखिए आर्थिक स्थिति जब तक औरत की मजबूत नहीं होगी, औरत मजबूत तब होगी क्योंकि देखिए वही सबल है जिसके पास पैसे की ताकत है। यही अपर लोअर कास्ट में डिफरेंस है और यही डिफरेंस हर जगह है, पुरुष और नारी में है, क्योंकि नारी अभी तक हमारे समाज में उसके पास आर्थिक संपत्ति नहीं थी, पैसा नहीं था। अगर उसको आर्थिक संपत्ति, अगर उसको पैसा उसके हाथ में मिल जाए तो वो शक्तिशाली हो जाएगी और अपने टर्म्स को डिक्टेट करने लगेगी। तो महिलाओं को, क्योंकि देखिए कितने रिजर्वेशन आप ये संसद में और विधानसभा में देंगे, 400-500 महिलाओं को आप संसद सदस्य या विधानसभा के सदस्य बना देंगे, लेकिन अगर हिंदुस्तान की 70 करोड़ औरतों को सम्मान देना है, उनको अधिकार देना है, उनको मुफ्त गैस सिलेंडर, हर औरत को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले, बस यात्रा उनको मुफ्त मिले, तो देश की 70 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको सम्मान मिलेगा। और आगे से ये हो, जो विधायक या संसद सदस्य महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए दोषी होगा, बिना जांच, ये इसमें पॉक्सो एक्ट की बात नहीं होगी, अगर के साथ कोई भी संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य जो अपने को बहुत ताकतवर और शक्तिशाली समझता है, अगर औरत के साथ दुर्व्यवहार करेगा, सीधे 7 साल के लिए जेल में जाएगा। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आप लोगों को 2-2 साल जेल में रख लेते हैं और 2 साल के बाद सिद्ध होता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं। जी बिल्कुल, आपके विचार उत्तम है स्वामी जी, बहुत सही विचार हैं जो आप कह रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, गैस सिलेंडर की कीमत कम होनी चाहिए थी, 200 रुपये कम करके जो 7 उपचुनाव थे उसमें फ़ायदा नहीं हुआ, 200 रुपये बहुत कम था। घोसी का चुनाव हार गए, और भी कई राज्यों के चुनाव हार गए, 4 राज्यों में चुनाव हारनी पड़ी आपको, और लेकिन अब अगले चुनाव को जीतना है तो कुछ बड़ा करना होगा। बड़ा करने के लिए आपको नारी के सम्मान ही नहीं, नारी के संबल को भी बढ़ाना होगा, उनकी आर्थिक स्थिति को भी बढ़ाना होगा। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपसे भी जरा समझूं कि अब इसके आगे भी राजनीति के इस चरित्र को समझने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के जरिए, क्या इसके आगे भी हेडलाइन मैनेजमेंट में ऐसी ही कुछ बिल्कुल अचंभित करने वाली चीजें दिखाई देंगी? आखिर क्या कारण है? मैं बार बार इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कैबिनेट की बैठक में आप पारित कर देते हैं महिला आरक्षण, बता देते तो क्या होता। अखबारों में खबर तो छप गई, सुबह सुबह सबने छापा फ्रंट पेज पे, लेकिन घोषित तौर पे बताते तो कुछ तो ये रहता कि हाँ सरकार पारदर्शिता है, सरकार ट्रांसपेरेंट है, ये तो समझ में आती बात। यहां तो आप दूसरे दिन आते हैं और फिर जरा बताइए। राजीव जी, पहले मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी की इस बात पर थोड़ा सा एक संशोधन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वे अगले 6 महीने के लिए किसी महिला को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। सर, मैं विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, उन्होंने 15 अगस्त अभी इसी साल लाल किले की प्राचीर से कह दिया है कि वे अगले साल भी
इस लाल किले की प्राचीर से देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। इसलिए संभव नहीं है कि वे किसी महिला को प्रधानमंत्री बना दे। हाँ, अगर उस दिन भगवान भास्कर सूर्य पश्चिम से हो गए तो हो सकता है जी कुछ भी कर सकते हैं। आपका सवाल बड़ा बारीक है राजीव जी कि इस तरह के सरप्राइज देने वाले काम नरेंद्र मोदी जी क्यों करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे देश को चौंका कर बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। बहुत से घरों में, बहुत से परिवारों में, हम सब मित्रों में भी विशेष अवसरों पर अपने परिजनों को चौंकाने का, सरप्राइज देने का, अगर आप कहीं बाहर हैं तो अपने बच्चे के जन्मदिन पर अचानक उसे बिना बताए घर पहुंच जाएं, सरप्राइज दें, उसे सरप्राइज गिफ्ट भेज देना, इस तरह की बातें तो समझ में आती हैं। लेकिन ये महादेश किसी एक व्यक्ति के सरप्राइज देने के शगल रंगमंच नहीं है। हमारा लोकतंत्र, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली किसी एक व्यक्ति की मन मर्जी का खेल का मैदान नहीं है। आपने ठीक कहा कि जब कैबिनेट में वो पारित हो रहा था तो देश को बताने में क्या दिक्कत थी, उससे क्या हो जाता। अच्छा, कौन सा आसमान टूट पड़ा अगर आपने नहीं बताया? अगले 3 दिनों में आप जो कुछ और करने जा रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं, उससे कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? अचानक आप 20 या 21 तारीख को कोई नया प्रस्ताव लेकर आ जाएंगे सदन में, तो क्या उसी दिन वोटों से आपकी झोली भर जाएगी? अंततः नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों के चुनाव और फिर अगले साल लोकसभा के चुनाव अगर होते हैं, समय पूर्व नहीं होते, इन सब एक साथ कराया जाता है तो हम नहीं जानते, अन्यथा निर्धारित समय सीमा में जो चुनाव होने हैं उसके लिए ऐसे हेडलाइन मैनेजमेंट किए जा रहे हैं। राजीव जी, नरेंद्र मोदी खुद जानते हैं कि उनकी जमीन दरक चुकी है, उनकी जो लार्जर देन लाइफ इमेज है वो भी चटक चुकी है, उसमें दरारें आ चुकी हैं। इसलिए उस पर लीपापोती करने के लिए हर 6 महीने में एक हेडलाइन मैनेजमेंट किया जा रहा है। हमने देखा कि इंडिया और भारत की बहस जब परवान चल रही थी तो अचानक उन्हें लगा कि ये बहस बेमानी, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, तो वे सनातन पर आ गए। अब जब लगा कि सनातन पर भी यह देश बहस नहीं कर पा रहा और करेगा, तो सवर्ण मध्यम वर्गीय मानसिकता का जातिवाद, जातिगत बेड़ियां, जातिगत भेदभाव, छुआछूत जैसे विषय भी देश की मुख्य धारा में आ जाएंगे। तो अब उसको भी थोड़ा डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है। अब महिला आरक्षण का बिल ले आया गया है, हो सकता है अगले 3 दिनों में बिल्कुल के कल्पना लोक से भी परे का कोई दांव वे फेंक दे। लेकिन मैं जैसा शुरू में कह चुका हूं, अब ये बाजीगर के झोले में से कबूतरों की संख्या खत्म हो चुकी है, वे सारे कबूतर उड़ा चुके हैं। जादूगर का जो वाटर ऑफ इंडिया है पीसी सरकार का, उस लोटे का पूरा पानी अब लुढ़क चुका है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा, वे बार बार झोले में हाथ डालते हैं कि कौन सा कबूतर निकल के आसमान में उड़ा दूं मंच पर दर्शकों के सामने, या कि वो अपना जग फिर से उठाकर धार छोड़ दूं। लेकिन दर्शक अब इस तिलिस्म से बाहर आ चुके। तरह का तिलिस्म होता है वैसा हो नहीं रहा होता है जैसे देख रहे होते हैं। न तो पीसी सरकार के लोटे में या जल में जादूगर हमारी नजर बांध देता है, इसमें बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। इसी मनोदशा में अब हमारा देश के लोग, मतदाता पहुंच चुके हैं। वे इस तिलिस्म को अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आप 15-6 साल बाद दिए जाने वाले आरक्षण का ढोल पीटें और इस दावे के साथ कि आप ही उद्धार करने आए हैं इस देश की आधी आबादी का। तो 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी ज्यादा हैं, आपकी पिछली कथनी करनी सामने आ जाती है, 2 मिनट में आ जाती है। अमित मालवीय के ट्वीट आ जाते हैं, योगी आदित्यनाथ का बयान आ जाता है, बीजेपी का महिला आरक्षण को लेकर जितना स्टैंड है वो सामने आ जाता है। माननीय नरेंद्र मोदी ने जर्सी गाय रहा है देश की बड़ी नेता को, वो सामने आ जाता है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सामने, न जाने कितना। बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा निकालने वाली पार्टी का पाखंड सामने आ जाता है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों के स्वागत में उन्हें संस्कारी बताने वाले बयान सामने आ जाते हैं। दिक्कत यही है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की, अब चुनाव के वक्त उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। इसलिए वे अगले 3 दिन में भी अपने जादू के झोले में से एक नया कबूतर निकाल सकते हैं। जिस दिन वो निकालेंगे हम उस दिन फिर बात करेंगे। अब हम चौंकने को तैयार नहीं हैं।
ये जो सरप्राइज का एलिमेंट होता है ना राजीव जी, ये मनुष्य के मनोविज्ञान पर तभी तक कायम रहता है जब सरप्राइज थोड़े दिए जाएं। जब आप किसी व्यक्ति को बार बार झटके देते हैं, बिजली के झटके भी जब किसी मरीज को बहुत ज्यादा और बार बार दिए तो उसका शरीर उसे एकोमोडेट कर लेता है, फिर उसे बहुत ज्यादा झटके नहीं लगते। हमारे देश ने बहुत झटके 9 साल में सह लिए हैं, अब किसी नए झटके से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो जो कहावत है, भेड़िया आया भेड़िया आया, ये कुछ चरितार्थ होती हुई वो कहानी भी समझ में आती है। खैर, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं प्रोफेसर साहब, और सीधे आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं। रविकांत जी, आज दिन भर चर्चा हो रही है, अचानक कल रात को खबर आई कि महिला आरक्षण बिल, और महिला आरक्षण बिल को आज इंट्रोड्यूस कर दिया गया है दोनों सदनों में, और कल इस पर चर्चा होगी लोकसभा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और सरप्राइज लेकर आए थे। सरप्राइज गिफ्ट के रूप में होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सरप्राइज अगर झटके के रूप में हो, छिपाया हुआ कुछ, छिपाई हुई कुछ ऐसी चीज हो जिसको बता देते तो भी अच्छा होता, नहीं बताए तो क्या फायदा। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये प्रोफेसर रविकांत जी कि ऐसे सरप्राइज से क्या पॉलिटिकली कुछ गेन हो रहा है, ये समझना चाहता हूं मैं। क्या पॉलिटिकली बीजेपी यहां गेन कर पा रही है? 370 को आपने सरप्राइज के रूप में यूज किया और वहां पर गेन करने की कोशिश की। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अभी 370 का हिसाब किताब बाद में जब जनता वहां के आएगी, खासकर जम्मू कश्मीर के, वहां चुनाव आप करवाएंगे तब समझ में आएगा आपको। लेकिन यहां आज जो कुछ हुआ, इससे कितना गेन करते हुए, कितना लाभ, कितना फायदा हासिल करते हुए बीजेपी दिखाई देती है प्रोफेसर रविकांत जी? देखिए राजीव जी, एक जुमलेबाजी का एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है नरेंद्र मोदी ने, और मुझे लगता है कि जनता अब उनको जान चुकी है कि वो हर बार केवल इवेंट, दरअसल मोदी जी भूल गए हैं कि देश इवेंट नहीं होता है। इवेंट के जरिए आप अपने व्यक्तित्व को तो निखार सकते हैं, डिस्कनेक्ट हो, लेकिन देश चलता है सच्चाई, देश चलता है से, देश चलता है हक। और उन्होंने निश्चित रूप से एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई थी, महिलाओं ने उनको वोट किया था पिछले 2 चुनावों में, लेकिन किस बात के लिए किया था? उन्होंने वोट किया था कि महंगाई कम होगी, हर गृहिणी को समस्या होती है कि उसकी रसोई गैस की कीमत कहां पहुंच गई है, जब वो टमाटर खरीदने जाती है तो कितने रुपए किलो है ये उसको याद रहता है। इसके बजाय उन्होंने क्या किया था? केवल विभाजन, कभी तक के नाम पर विभाजन किया और कभी इसके भीतर धर्म के नाम पर विभाजन किया। लेकिन अब वो सारी चीजें बेपर्दा हो चुकी हैं, लोग इस बात को समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने एक और नया शिगुफा छोड़ा है कि साहब महिला आरक्षण विधेयक आएगा, लेकिन उसका क्या स्वरूप होगा और वो लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब तो बेमानी है बहस। उनको सिर्फ ये दिखाना था कि देखिए हम महिलाओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं। लेकिन क्या ये देश भूल जाएगा कि मणिपुर की जब 2 महिलाओं को नग्न करके उनकी परेड कराई जा रही थी, उस वक्त भी और उस वहां से लेकर के अब तक नरेंद्र मोदी खामोश हैं। उसी दिल्ली में, बल्कि उसी नई पार्लियामेंट के करीब में महिला पहलवान वहां उनके ही बाहुबली सांसद के जुल्मों के शिकार बैठे हुए थे, और तब मोदी जी ने ना एक बार उनकी सुध ली और ना ही उनके किसी सांसद ने जाकर के उनसे बात की। इस बात को इस देश की महिलाएं भी अब समझ गई हैं कि मोदी जी पूरा जुमलेबाजी करते हैं, और जो वो आरक्षण की बात कर रहे हैं उसमें वो कितने ईमानदार हैं ये अब लोगों को समझ में आ गया है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी अभी और करतब दिखाएंगे। अभी ठीक कह रहे थे पाठक जी कि अभी और कबूतर निकलेंगे, और दिक्कत ये है कि वो 2-3 दिन से ज्यादा चल नहीं पाते हैं, 6 महीने नहीं, सिर्फ 2-3 दिन, और 2-3 दिन के बाद ही सारी पोल पट्टी खुल जाती है। और उसकी मूल वजह ये है कि जब तक वो गोदी मीडिया ढोल पीट रहा था, अब वो ढोल फट है। 14 एंकर से इधर बहिष्कार उनका कर दिया गया है, लेकिन इस देश के लोगों ने, मिडिल क्लास ने तो पहले ही बहिष्कार था, लोग उसको सुनते ही नहीं थे। और जो तमाम सोशल मीडिया चैनल्स निकल करके आए हैं, लोग वहां देख रहे हैं
लाखों लोग वहां हैं और उसके अनुसार अपनी करते हैं। तो वो मीडिया वाला भी ढोल फट चुका है, इसलिए सच्चाई जो है वो लोगों तक पहुंच रही है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी लगातार अपनी छवि को बचाए रखने के लिए, मैं बचाए रखने के लिए कह रहा हूं, वो जिस तरह से दरक रही है, जिस तरह की उनकी छवि बनी है कि वो जुमलेबाज हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो लोगों के लिए काम नहीं करते, वो हत्राएं करते हैं, वो 4 बार दिन में सूट बदलते हैं, वो बड़े बड़े इवेंट करते हैं, यही सब उनकी राजनीति का हिस्सा है। उन्हें लोकतंत्र की कोई परवाह नहीं है और संविधान की तो जरा भी नहीं, क्योंकि उनके आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कहते हैं कि संविधान बदला जाना चाहिए। इन सच्चाइयों से इस देश का दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी महिलाएं हो, जो भी समाज है जिसकी तरक्की, जिसका सशक्तिकरण और जिसका एक तरह से मानव अधिकारों की रक्षा संविधान के जरिए होती है, लोकतंत्र के जरिए जो इंसान समझे जाते हैं वो समझ रहे हैं। इसीलिए मोदी जी की अब खुद की ब्रांड है और इसीलिए उसको बचाए रखने के लिए लगातार वो इस तरह के इवेंट कर रहे हैं। जी, एक इवेंट, और इस इवेंट को ही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक इवेंट था और जिसका दूसरा दिन आज समाप्त हो चुका है और इसमें से निकल कर आया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। महिला आरक्षण कह सकते थे, जैसा हमारे किसी साथी ने बताया भी था, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम जरा समझना चाहता हूं प्रेम कुमार जी, क्या आपको भी लगता है एक हेडलाइन मैनेजमेंट और इस ढंग से जिसमें सरप्राइज देते रहो, जनता को बिल्कुल बांध के रखो और मोदी मोदी करवाते रहो, इससे, या ये जो बात मैं कह रहा हूं ये 2019 और 2014 पे लागू होती थी, 2024 की कहानी कुछ और है? जी राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आरक्षण बिल लेकर आई महिलाओं के लिए और जो गोपनीयता और सरप्राइज एलिमेंट देने की कोशिश हुई और लगातार जो इसकी पृष्ठभूमि है, जिसको आप हेडलाइन मैनेजमेंट हैं, जिसको आप मुद्दों की तलाश कह सकते हैं, इन सब में ये बात नजर आती है कि अपनी खिसकती हुई जमीन को कैसे संभाला जाए, ये बेचैनी दिखती है कि कौन सा वोट बैंक कैसे पकड़े। कभी सनातन से वोट बैंक पकड़ा जाए, कभी महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं का वोट बैंक पकड़ा जाए, तो कभी इसी तरीके से राष्ट्रवाद जगाया जाए। आप देखिए कितनी जल्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, जो नई बिल्डिंग बनी है उनका नाम न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया है, तो इंडिया पर आ गए, यहाँ पर भारत भूल गए। तो वो जो प्रयास था भारत दिखाने का, वो तुरंत में फिर ऐसी पहली बन गया जो समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहते हैं। कुमार जी, ऐसे आज आश्चर्यचकित करने वाली बात थी, आज मोदी जी कई बार इंडिया कह रहे थे और इंडिया का नाम भी ले रहे थे। अपनी योजनाओं में जो इंडिया जोड़ा हुआ है उन्होंने, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इस सब का जिक्र कर रहे थे सदन के अंदर। जी, मैं तो एक बात प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब से पूछना भी चाह रहा था कि जानकारी लेने के ख्याल से, कि जो श्री गणेश होता है तो श्री गणेश के तो शुरू करने के लिए होता है ना, कि पुराने सदन का अवसान करने के लिए भी क्या गणेश चतुर्थी की तारीख चुनी जाती है? यह मुझे बड़ा जिज्ञासा हो रही थी कि ये इस तारीख को क्यों चुना गया। एक दिन पहले कर लेते, सारा कुछ खत्म, उनका नया नाम भी दे देते, लेकिन आज नए संसद भवन का किया जाता, लेकिन श्री गणेश जो हुआ है गणेश चतुर्थी पर, और उस दिन पुराना सदन जो है उसको खत्म किया गया है। ये इसका जवाब हम चाहते थे कि वो थोड़ा अच्छे से देते, अगर वक्त मिला तो हम। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार की जो सनातनी परंपरा है उसके हिसाब से तो ऐसा नहीं होता। अब गुजरात मॉडल में गुजराती परंपरा में क्या होता है इसका मुझे ज्ञान नहीं। जी जी जी, तो ये भी चूंकि मेरा सवाल ही अपने आप में एक आश्चर्य बनता है, तो थोड़ा पुष्टि हो रही है, तो ये आश्चर्यजनक बात थी। हम ये कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से देखें तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से 2024 की चिंता बहुत जबरदस्त है। तभी उनको ये आश्वासन देना पड़ता है कि हम फिर से लाल किले में आएंगे झंडा फहराने। तभी उनको
एक के बाद एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन आजमाने पड़ रहे हैं। इंडिया शब्द से एलर्जी हो गई, भारत का प्रयोग होने लगा, बहुत सारी घटनाएं लगातार घट रही हैं। मगर अभी जो घटना घटी है महिला आरक्षण बिल को लेकर के पास कराने के जो दावे हैं, महिलाएं देश की उसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति नहीं कर पाएंगी, उसका कोई फायदा इस चुनाव तक नहीं महसूस कर पाएंगी, और ऐसे ही वो गदगद होकर के उनको वोट दे दें, इसके भी आसार बहुत कम हैं। तो ये जो पहल की गई है नई संसद भवन से, एक ऐसी पहल साबित होगी, पहला ही बैलून फुस वो हमें नजर आ रहा है साफ तौर पर, और ये दिखने भी लगा है, क्योंकि अब तो हेडलाइन ही यही बन रही है कि 2029 तक नहीं मिलेगा महिलाओं को आरक्षण। ये हेडलाइन है आरक्षण बिल पारित होने का मतलब 2029 तक आरक्षण खत्म, महिलाओं संभावना खत्म, ये महिलाओं को मिला है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई बिल पास हो और उसका लाभ जो है तुरंत न मिले, इसका लाभ बहुत बाद में मिले। तो ये जो स्थिति है, इससे एक बार फिर लग रहा है कि बीजेपी जिससे अपनी जाल में फंस रही है वो एक बार फिर फंसी है, पहले भी फंसी है और अब तो पूरी तरह से फंस गई। जी कहीं ना कहीं फंसी हुई है। जरा समझूं, अब क्लोजिंग की तरफ चलते हैं जल्दी जेपी सिंह साहब, और फिर मीनू जी के पास में क्लोजिंग के लिए आना चाहता हूं। जेपी सिंह साहब, क्या आपको भी लगता है कि ये भी एक जुमला की तरह, या जो आरक्षण बिल लेके आ रहे हैं, इसको जुमला ना कहूं क्योंकि पटल पे रखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे फायदा जो शायद चाहती थी मोदी सरकार, जो फायदा बीजेपी चाहती होगी आने वाले चुनाव में। देखिए 5 राज्यों के चुनाव हैं। हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश के हालात इनसे बेहतर कौन बता सकता है। 5 राज्यों के चुनाव, उन चुनावों में इस महिला आरक्षण को लेकर के आज जो कुछ हो रहा है, चलिए कल परसों में पास भी करवा लेते हैं, फायदा नजर आता है क्या? जेपी सिंह साहब। देखिए, मैं गैस सिलेंडर 400 से अपनी बात 1 मिनट में शुरू करना चाहता हूं। गैस सिलेंडर 400 का हो जाएगा तो अडानी गैस का क्या होगा सर? जो घर घर में अडानी जी का गैस पुराने रेट पर सप्लाई हो रहा है, उसका क्या होगा अगर 400 पे सिलेंडर हो जाएगा? नंबर 2, इनकी पूरे 9 साल की जो पूरी राजनीति है वो हेडलाइन मैनेजमेंट या सरप्राइज की ही है, जिसके 2 बड़े सरप्राइज इतने बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं कि इनके सारे सरप्राइज की हवा निकल गई है। वो था नोटबंदी रात में 8 बजे, टोटल फ्लॉप। वो था कोविड में जो है पूरे देश में लॉकडाउन, कितनी दुश्वारियां हुई जो है वो बाकी लोगों को बॉम्बे से और कहां से पैदल आने में अपने अपने गाँव में घरों में, और भी विशेषकर पूर्वांचल और बिहार के लोगों को जो श्रमिक के रूप में सबसे ज्यादा सब जगह पर हैं। तो ये उसी हेडलाइन मैनेजमेंट में भी था कि इंडिया भारत हो जाएगा, कि कोई इसका जो है लेने वाला नहीं मिला। इसी तरह जो है सनातन इन्होंने शुरू किया, तो मोदी जी को खुद कहना पड़ा अपने कैडर को कि सनातन पर आप लोग बोलना बंद कर दीजिए, सनातन पर बोलना ठीक नहीं है। क्योंकि बात वही आ गई जो हम लोग पूर्व वक्ताओं ने कहा कि छुआछूत सारी बातें सेंट्रल स्टेज पर आ जाएंगी। अभी आरक्षण बिल आया और अभी जैसा प्रेम कुमार जी ने कहा कि हेडलाइन 2029 की बन रही है कि 2029 में लागू होगा। तो अब देखिए 2 दिन में क्या होगा। दूसरी बात, ये जो आप आखिरी दिन की बात कह रहे हैं कि आखिरी दिन क्या कर सकते हैं, आखिरी दिन के पहले महिला आरक्षण बिल पास करा के सदन का सत्रावसान करा सकते हैं। जी सत्रावसान, चलिए 5 दिन का सत्र है, आखिर तक जाने दीजिए, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। मीनू जी, जरा आपसे ही शुरुआत और आपसे ही खत्म करना चाहता हूं इस कार्यक्रम को, और समझना चाहता हूं आपसे। प्रेम कुमार जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी की आवाज अच्छा नहीं, मीनू जी आपके पास आना चाहता हूं। मीनू जी, जरा समझूं आपसे कि क्या ये हेडलाइन मैनेजमेंट, सरप्राइज एलिमेंट, इन सब का फायदा आपको दिखाई देता है इन 5 राज्यों से लेकर 2024 तक? देखिए राजीव जी, एक देसी भाषा में कहावत है, भाई गुड़ न दे गुड़ जैसी बात कह दे। तो मोदी जी ने वही करा कि गुड़ तो दिया नहीं, वो तो जैसी बात कह दी, गुड़ आपको 2029 में मिलेगा। तो इस देश की महिलाएं शायद मेरे ख्याल से इतनी मूर्ख नहीं है कि जो आज का गुड़ के वादे को 2005 साल इंतजार करेगी कि लाल टपकाते बैठी रहेंगी कि 2029 में गुड़ मिलेगा। तो मेरे
जाने। देखिए इतना बेवकूफी और जल्दबाजी, असल में ऐतिहासिकता या जो अभी आप सभी लोग कह रहे हैं कि मतलब एक रिकॉर्ड बनाना, सरप्राइज एलिमेंट कि दनादन अचानक आपने घोषणा कर दी विशेष सत्रों का, चुपचाप बैठ गए, पीछे हाथ में छुपा लिया कि क्या एजेंडा है, बता नहीं रहे हैं। मतलब आधी रात को एक आपका एक मंत्री ट्वीट करके बता रहा है। मतलब इस देश में परंपरा ये आ गई है कि प्रॉपर चैनल से आपको खबर नहीं मिलेगी, ट्वीट्स के जरिए मिलेगी। मतलब ट्वीट है इस देश का कानून। कोई संविधान के तहत कोई प्रक्रिया है या नहीं है इस चीज की कि भाई विपक्ष को या देश को किस जरिए से पता चलेगा क्या होने वाला। तो वो चीज, और फिर उसमें खोदा पाठ निकली चुकिया। मतलब एक जिसका कि ये अच्छे दिन जैसा जुमला कि भाई पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, 5 साल बाद भी आएंगे, मोदी जी रहेंगे भी कि। और दूसरी बात कि आधी आबादी को आपने लगभग निकाल दिया है, देश की आधी आबादी, और उसमें से भी आधी निकाल दिया आपने। देखिए आरक्षण का मतलब होता है भाई जो कमजोर है व्यक्ति, हाशिए पे पड़ा हुआ है, या किन्हीं कारणोंवश, सामाजिक आर्थिक धार्मिक किन्हीं कारणोंवश पीछे रह गए जो विकास की दौड़ में, तो उनके लिए उनको हाथ पकड़ के उनको आगे बढ़ाना। अब यहाँ तो ये हाथ पकड़ के बढ़ा रहे हैं, उसमें एक आबादी के कुछ हिस्से को तो बढ़ा रहे हैं आप आगे, और कुछ को आपने छोड़ ही दिया, बाहर ही निकाल के फेंक दिया। तो ये अगर संसद में बैठने से महिलाओं का सशक्तिकरण होता ना, कि खाली संसद में बैठ जाए और बोले कुछ ना, मुंह पे पट्टी बनी लगा के बैठ जाए, तो उसमें चाहे उन्नाव का केस हो रहा हो, चाहे कठुआ का हो रहा हो, बिल्किस बानो का केस हो रहा हो, ब्रिजभूषण शरण सिंह महिला उत्पीड़न कर रहे हो, चाहे मणिपुर में हो रहा हो, वो पट्टी लगाए बैठी रहे, तो ये किस तरह का सशक्तिकरण है। और इंदिरा गांधी यहाँ से 50 साल पहले बन गई थी यहाँ के प्रधानमंत्री, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन गई, उससे बीच में भी बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी सबरीमाला का किस्सा उठता है, कोर्ट में पहुंच जाता है। भाई कैसे पहुंच जाता है? अगर सशक्तिकरण हो रहा है और हो गया है, काफी कुछ जो दावा कर रहे हैं लोग कि भाई इसी राजनीति में जो भाग लेंगी, यहाँ संसद में आके बैठेंगी, तो होगा सशक्तिकरण। तो जब आप सबरीमाला का किस्सा उठता है तो आप चुप बैठ जाती है। आज शनि शिंगणापुर में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, कैसे उठते हैं ये मुद्दे जब सशक्तिकरण हो चुका है? तो आप वहां बैठने से, अगर आप जब तक जबान नहीं खोलेंगी, निर्णायक पोजीशन में नहीं आएंगी, तो नहीं मिलेगा कुछ भी। अब निर्णायक पोजीशन में आप पॉलिटिकल पार्टीज भी देख लीजिए, कांग्रेस में सोनिया गांधी है, टीएमसी में एक ममता जी हैं, और जयललिता हुआ करती थी। उसके अलावा कहाँ है महिलाएं निर्णायक पोजीशन में जो कुछ कर पाए? उसके बाद भी देखिए, हमें समाज की जो संरचना है, हमारा जो समाज की जो सोच है, उसको बदले बगैर संसद में बैठा लीजिए आप, चाहे विश्व की संसद में भेज दीजिए, यूएन में भेज दीजिए महिलाओं को, जब तक आप निचले स्तर पे महिलाओं के बारे में नजरिया नहीं बदलेंगे जी। अभी भी जो यौन अत्याचार, यौन उत्पीड़न की घटनाएं उसी तरह हो रही हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं भी उसमें पितृसत्ता की नौकरानी बनी हुई है। जैसे कि मैतेई समाज की महिलाओं ने कुकी समाज की महिलाओं को पकड़ के पुरुषों के हवाले किया कि इनका बलात्कार करो। और ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला हुआ, उसमें जो महिलाएं कार्यकर्ता थी बीजेपी की, वो कह रही हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए तो हम ही बहुत थे, हमें ही बुला लेते, वो महिला पहलवानों में उनके लिए क्या है रस। तो जो इस तरह की बात कर रही है, लोग उनका सशक्तिकरण मान रहे हैं कि वो राजनीति में कूद गई हैं और सशक्त हो गई हैं, और मानसिकता वही है उनकी गुलामी की जी। तो ये कैसा सशक्तिकरण है? आप नीचे तक जब नहीं करेंगे, पहले तो प्रधानमंत्री बदले अपनी सोच, महिलाओं के प्रति उनकी जो सोच है ना, कि किसी नेता को कहते हैं कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, एक राज्य की मुख्यमंत्री को कहते हैं, उनको सड़क छाप मजनू की तरह आवाजें लगाते हैं, दीदी ओ दीदी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी सूट न खा, कभी कुछ। तो पहले वो अपना ये बदल लेंगे ना, अगर वो अपना नजरिया महिलाओं के प्रति बदल लेंगे, तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप समाज आगे बढ़ाएगा महिलाओं को। आप उनको पीछे धकेलने के लिए इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों को लगता है इनको तो ऐसे ही लतियाया गरियाया जाना चाहिए, महिलाएं है इसी लायक। तो आप प्रधानमंत्री उस सोच को बदले, खाली बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से नहीं सोच बदलती है। उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा अत्याचारों में बढ़ोतरी हुई है पिछले 9 सालों में महिलाओं के खिलाफ। तो कैसा महिला सशक्तिकरण हुआ है? ये कोई इलाज नहीं कि आप, मैं तो, और उसमें या फिर महिलाएं हो इस काबिल। मैंने आप पहले भी सेगमेंट में कहा था कि राजनीतिक
में कूदने की महिलाओं का वो नहीं है टेस्ट, कि वो मतलब राजनीतिक मुद्दों पे बारे में बहस ही नहीं करना चाहती है। महिला मुद्दों पे बोलने वाली महिलाएं बहुत मिलेंगी आपको। बिल्कुल, अगर 100 महिलाएं खड़ी हैं तो उसमें से 50 महिलाएं महिला मुद्दों पे बोलती हैं, लेकिन राजनीतिक मुद्दों पे बोलने वाली या बहस करने वाली महिलाएं आपको कम मिलेंगी, बहुत कम, 100 में से 2 या 1 जी। तो ये कल सोनिया गांधी बोलेंगी शायद सदन में महिला बिल पे, ये खबर भी आ रही है। तो सुनने लायक होगा भाषण। और जी राजीव जी, बस यही कहना था मेरा। महत्वपूर्ण हैं जो सूचना देना चाहता हूं, फिर अपनी बात माफी चाहूंगा। एक और बात यहां आ रही है कि जिस संसद भवन का नाम इन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान सदन कहा है, और वो अब उसकी अधिसूचना जारी हो गई है कि अब उसे ऑफिशियली संविधान सदन कहा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष भूखंड संख्या 116 नई दिल्ली में स्थित भवन, जिसे पहले संसद भवन कहा जाता था और जिसके उत्तर पश्चिम में लोकसभा मार्ग और दक्षिण पश्चिम में राज्यसभा मार्ग है, को आज से संविधान सदन के रूप में अधिसूचित करते हैं। ये उत्पल कुमार सिंह, महासचिव लोकसभा के, इन्होंने संसद भवन से इस अधिसूचना को जारी कर दिया। तो 2 सूचना थी, बस वो मैं रख रहा था। मीनू जी अपनी बात पूरी कीजिए। ये आपकी इसी अधिसूचना पे ही मैं बोल देती हूँ। इस देश में इतिहास को संजो के रखने की परंपरा है नहीं। जो आप ये जो संसद है ये कितने साल पुरानी है, 100 साल भी नहीं हुए अभी संसद को इसको बने हुए। आप इटली की संसद देखिए, 3-4 शताब्दियां बीत गई है। नेदरलैंड की संसद देखिए आप, 3-4 शताब्दियां बीत गई। ब्रिटेन की संसद देखिए, 1.5-2 शताब्दी उसको बीत गई है। यूके का, यूएसए का कैपिटल हिल देखिए, उसको 2 शताब्दियां बीत गई है। आप यूके की संसद की अगर लाइव टेलीकास्ट देखा होगा आपने, तो उसमें जगह नहीं है बैठने की। कितना प्रधानमंत्री भी सट के बैठे रहते हैं कि एक मतलब लोग उनसे, जो सांसद है सब सटे हुए बैठे रहते हैं, लेकिन उनको अपनी विरासत की रक्षा करनी है। हमारे यहाँ विरासत को डस्टबिन में डाल दिया, रद्दी की टोकरी में। अभी तो कहा जा रहा है संविधान भवन, अभी क्योंकि अभी उसको डिस्कार्ड किया है। उसके बाद आप देखिएगा धीरे धीरे उसका मेंटेनेंस और एटसेट्रा, वो किसी दिन आप सुनेंगे कि कोलैप्स हो गया उसका एक हिस्सा और ढह गया। अब तो ये हमारा ये है। मोदी जी क्या है कि उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं आप कहेंगे कि आलोचना के लिए आलोचना नहीं कर रही हूँ, उसमें जो एस्थेटिक्स हैं उस संसद भवन के, वो लगता है किसी बैंक्वेट हॉल का इंटीरियर है जैसे। वो संसद भवन का इंटीरियर नहीं लगता। आप सजावट देखिए उसकी, जैसे बैंक्वेट हॉल में होती है ना, उस तरह की लाल पीली नीली हरी गुलाबी सतरंगी सी उसमें सजावट है। तो उसमें तो वो भी नहीं है, लेकिन मोदी जी बड़े खुश हैं। आप देखिए डिबेट्स के दौरान बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है भाई मेरी बनाई हुई चीज है, इसमें बैठूंगा मैं आराम से। वो संसद में नहीं बैठते थे, टिकते ही नहीं थे। तो उनका ये भी इतनी आत्ममुग्धता है इस बारे में भी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें। और